हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल अंजुम। आप देख रहे हैं वर्चुअल साइंसेस। आज के इस वीडियो में हम अपना प्रीवियस टॉपिक जो है वो उसको कंटिन्यू करेंगे और जो मेन टॉपिक चल रहा है दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में हम बेसिकली एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज़ अबाउट डीएनए। और डीएनए में अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि किस तरह से फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस बनते हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं और वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन फॉर्म करते हैं। अब जब ये क्लियर हो गया तो उसके बाद आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन आता है और बेसिकली ये कुछ रूल्स हैं जो यहाँ पे हम बात करेंगे। और ये प्रोवाइड किया हमें आवन चागफ साहब ने, जिनको उन्हीं के नाम की निस्बत से चागफ रूल बोला जाता है। अब रूल नहीं है, बेसिकली देयर आर टू रूल्स जो दोनों यहाँ पे मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अब टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो अगेन एक रिमाइंडर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलते रहें। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं चागफ साहब की कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में। चागफ साहब जो हैं वो एक अमेरिकन बायोकेमिस्ट हैं और मज़े की बात यह है कि ये अमेरिकन बॉर्न नहीं है, ये बेसिकली ऑस्ट्रो हंगरियन बॉर्न है। और इनका जो अर्ली लाइफ है दैट इज़ ऑफ जर्मनी, और जर्मनी से इनको यू कैन से हिजरत करना पड़ती है, एमिग्रेशन करना पड़ता है टुवर्ड्स अमेरिका। सो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चागफ साहब के रूल नंबर 1 की। अब ये जो पहला रूल है ये बेसिकली डिस्क्राइब करता है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद मुख्तलिफ बेसिस का कंपोजिशन या उनकी परसेंटेज या उनकी मिकदार के बारे में बताता है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस रूल जो एडेनिन है डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू थायमीन, और इसी तरह से जो ग्वानिन है उसकी जो मिकदार है वो तकरीबन साइटोसिन के बराबर होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं ह्यूमन डीएनए के हवाले से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। तो मिसाल के तौर पे ह्यूमन डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो परसेंटेज ऑफ एडेनिन है इट इज़ अराउंड 30.9%, और इसी तरह से जो थायमीन की मिकदार होती है दैट इज़ अबाउट 29.4%। इसी तरह से हमारे डीएनए के अंदर जो ग्वानिन का परसेंटेज है दैट इज़ नियरली 19.9%, एंड जो साइटोसिन है इट इज़ अराउंड 19.8%। सो हम यहाँ पे भी क्लियरली देख सकते हैं कि जो एडेनिन है इट इज़ नियरली इक्वल टू थायमीन एंड जो ग्वानिन है दैट इज़ नियरली इक्वल टू साइटोसिन। अब ये जो डिस्कवरी था ये बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत इम्पोर्टेंट इस टर्म में कि इस डिस्कवरी की वजह से डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर जो बेस पेयर मेकअप है हमें उसके बारे में हिंट मिलता है। यानी कि इस रूल में हमें ये पता चलता है कि भाई जो एडेनिन है वो हमेशा बाइंड करती है किसके साथ, थायमीन के साथ जब वो डबल हेलिकल फॉर्म आता है, और इसी तरह से जो ग्वानिन है ये हमेशा बाइंड करता है साइटोसिन के साथ। इसी बात को एक और अंदाज से हम इस तरह से कर सकते हैं कि जो प्यूरीन है वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ मिलता है और जो पायरिमिडीन है वो हमेशा प्यूरीन के साथ मिलता है। और इसी बात को एक और तरीके से इस तरह से कर सकते हैं कि जो डबल रिंग्ड नाइट्रोजनस बेसिस है वो हमेशा सिंगल रिंग के साथ बाइंड करती हैं। तो यहाँ पे डबल रिंग एडेनिन है, सिंगल थायमीन है, डबल रिंग जो है वो ग्वानिन है और सिंगल रिंग जो है वो साइटोसिन है। और इसका फ़ायदा क्या है, या इसका लेटर ऑन जो हम एप्लीकेशन करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के ऊपर, उसका फ़ायदा ये होता है कि जब एक डबल और एक सिंगल बेस हमेशा आपस में बाइंड करेंगे तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है या जो डीएनए का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है उसमें हमें एक यूनिफॉर्म यू कैन से स्ट्रक्चर मिलता है। और अगर किसी जगह पे डबल डबल के साथ, सिंगल सिंगल के साथ, सिंगल डबल के साथ आपस में मिलता तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है वो कहीं पे थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता, कहीं पे कम होता, फिर थोड़ा सा ज़्यादा होता, फिर कम होता, तो हमें वो डबल स्ट्रैंड यूनिफॉर्म कभी भी नहीं मिल सकता है। हाँ, इसमें एक और क्या कहते हैं इसके रिलेटेड एक बात आ जाती है कि अगर ये डबल और सिंगल का ही चक्कर है तो फिर एडेनिन साइटोसिन के साथ बाइंड कर सकता है क्योंकि ये डबल रिंग्ड है, ये सिंगल रिंग्ड है। क्या इसी तरह से ग्वानिन जो है वो थायमीन के साथ बाइंड कर सकता है? आंसर इज नो। और उसकी रीज़न ये है कि जब बेसिस आपस में बाइंड करती हैं डबल स्ट्रैंड फॉर्म करने के लिए तो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो बनते हैं वो इन बेसिस के पास जो फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद है उनके दरमियान बनते हैं। एडेनिन के पास
जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कंपैटिबल है किसके साथ, थामीन के फंक्शनल ग्रुप्स के साथ, जिसकी वजह से उनकी आपस में बॉन्डिंग पॉसिबल है। और इसी तरह से ग्वानीन का जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं दे आर कंपैटिबल विद द फंक्शनल ग्रुप्स ऑफ साइटोसिन, जिसकी वजह से इनके दरमियान ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यही वजह है कि एडेनिन जो है वो साइटोसिन को बाइंड नहीं कर सकता, इसी तरह ग्वानीन जो है वो थामीन को आपस में बाइंड नहीं कर सकता है। तो ये तो हमारे पास रूल आ गया। अब हुआ क्या कि ये 1952 में वॉटसन एंड क्रिक के साथ मिलते हैं, जाके उनसे मुलाकात करते हैं और बेसिकली वो उसके बाद इन्होंने मिलके काम तो नहीं किया, लेकिन ये ज़रूर हुआ कि 1952 के अंदर इन्होंने अपना ये जो फाइंडिंग था ये एक्सप्लेन किया वॉटसन एंड क्रिक को और उनको बताया कि जनाब अली ये मेरा डिस्कवरी है। और उसके बाद हो सकता है कि इसकी वजह से ये जो बेस पेयर कंपैटिबिलिटी हमें यहाँ पे नज़र आता है, हो सकता है इसकी वजह से वॉटसन एंड क्रिक को अपना जो डबल हेलिकल मॉडल उन्होंने पेश किया था उसमें कोई ना कोई मदद ज़रूर मिली होगी। सो ये तो हमारे पास पहला रूल आ गया। इसी तरह से इनका एक दूसरा रूल भी है जिनको हम चागफ रूल नंबर 2 कह सकते हैं। और ये जो रूल है ये बेसिकली जो एक स्पीशी के या स्पीशी टू स्पीशी जो डीएनए के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के अंदर एक हमें वैरायटी नज़र आती है। यू कैन से कि जो कंपोजिशन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। तो द मेन पॉइंट इज कंपोजिशन ऑफ डीएनए वेरीज फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशी, यानी कि अगर इंसान का एक स्पीशी है और इसको अगर हम कंपेयर करते हैं, लेट्स सो हॉर्सेस हैं, राइट, तो दीज टू डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ डीएनए। और ये जो डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ डीएनए है इसकी जो बेस है ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिस विच आर प्रेजेंट इन डीएनए मॉलिक्यूल, और अगेन वही आ जाती हैं, एडेनिन है, ग्वानिन है, थामीन है एंड इसी तरह से साइटोसिन है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो परसेंटेज एडेनिन और थामीन का हमारे पास यहाँ पे हमें मिला वो परसेंटेज दूसरी स्पीशीज़ में मौजूद नहीं होगा। इसी तरह से जो परसेंटेज ग्वानिन और साइटोसिन का हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है वो दूसरे स्पीशीज़ के अंदर मौजूद नहीं होगा। सो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इससे डीएनए एक बेहतर कैंडिडेट बन गया किसके लिए, फॉर बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उस दौर में जेनेटिक मटेरियल के लिए दो मॉलिक्यूल्स हैं वो कैंडिडेट्स थे, एक डीएनए था और एक प्रोटीन था। और अगर डीएनए के अंदर इस तरह से कंपोजिशन की बेस के ऊपर या बेसिस के परसेंटेज की बेस के ऊपर जो है वो वैरायटी या वेरिएबिलिटी हमें नज़र आती है, तो हम ये समझ सकते हैं कि डीएनए एक बेहतर चॉइस है फॉर बीइंग अ जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू प्रोटीन। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया जिसमें चागफ साहब की जो डिस्कवरी थी उसके बारे में हमने बात की, और चागफ रूल जो बेसिकली हमारे साथ कंसर्न रखता है दैट इज A = T एंड G = C। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो हम बातें करेंगे, जिसमें रोजालिंड फ्रैंकलिन साहबा होंगी और इसी तरह से मॉरिस विल्किन साहब हैं। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।